सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ राकेश मंसल, संदीप जैन और मयूरेश जोशी। मयूरेश, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बेहद बड़ी खबर। आखिरकार मालिया साहब को इन्होंने बाहर कर दिया पैसा देकर। ये बताएं, पैसा तो वैसे कंपनी से दिया जा रहा है, लेकिन क्या शेयर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है? आज बड़ी तेजी हो सकती है कि चलिए अब ये बाहर निकल गए, अब ये यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं रही, पूरी तरह से दियाजी हो गई है। खरीदेंगे आप? नहीं, एज ए डिस्क्लेमर अभी हम स्टॉक कवर नहीं करते, लेकिन जैसे डेवलपमेंट्स हो रही है और जैसे गुप्ता साहब जो आपके फॉर्मर सेबी के चीफ आए थे चैनल पे, बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल जैसे आई थिंक पहले डेवलपमेंट्स हुई थी स्टॉक में इन रिलेशन टू व्हाट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैड टू स्टे, और जैसे आई थिंक पे आउट्स हो रहे हैं आज की तारीख में, आई थिंक जो कैश फ्लोज जनरेट करती है स्टैंड अलोन यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया में, और जो आई थिंक पे आउट्स होने की आई थिंक जो एक रकम इन्होंने रखी है, आई थिंक क्लियर मिसमैच है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि हु इज एग्जैक्टली गोइंग टू पे दिस अमाउंट। पॉइंट नंबर 2 यही होगा, आई थिंक जो स्टेक अभी है इनका, आई थिंक दैट स्टिल गवर्निंग अराउंड 54% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, आई थिंक दिस इज व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ कोर बिजनेस परफॉर्मेंस एज फार एज द प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कंसर्न। तीसरा, आई थिंक अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर जैसे गुप्ता जी भी बता रहे थे, कुछ आई थिंक अटकलें लाते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट देयर इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड, मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक पे वापस एक ओवरहैंग बन सकता है। तो सेंटिमेंटली शायद पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आई थिंक जो एक लायबिलिटीज थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट विजय माल्या माइट हैव टुवर्ड्स यूनाइटेड स्पिरिट्स, आई थिंक वो शायद ये सेटलमेंट एग्रीमेंट से होती है, बट विल दिस बी वैलिड एंड वेदर दिस कैन बी कंटेंडेड, आई थिंक ये सारे ओवरहैंग हुए स्टॉक पे। बट क्लियरली आई थिंक सिंस वी डोंट कवर द स्टॉक, आई थिंक एक न्यूट्रल व्यू रहे। ओके, तो एक सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर हो सकती है। मैं एडलवाइस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि माल्या का जाना एक बड़ा पॉजिटिव है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए, और जो टारगेट वो दे रहे हैं वो 4,600 रुपए का दे रहे हैं, और देखिए भाव इस समय 2,600 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अब उनकी जो रिलेशनशिप है बैंक्स के साथ वो इंप्रूव होती हुई दिखेगी, नए नए प्रोडक्ट्स को आसानी से लॉन्च कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात, कुछ नॉन कोर एसेट्स इसको बेचने की सोच रहा था ये डियाजियो का बोर्ड, कर नहीं पा रहा था क्योंकि विजय माल्या वहां पर मौजूद थे, अब वो भी बिकते हुए नजर आएंगे। तो अब ये दरअसल पूरी तरह से एक एमएनसी कंपनी हो जाएगी। विजय माल्या का जो साया है उससे हट जाएगा। काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस शेयर को खरीदा था इसी एंटीसिपेशन में कि 5,000 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन जब वो डील हुई थी यूनाइटेड स्पिरिट्स और डियाजियो के बीच में, उसके बाद से हमने देखा था विजय माल्या क्योंकि वहां पर थे तो इसलिए शेयर की री रेटिंग नहीं हो पा रही थी। अब उनका हटना शायद एक बड़ा पॉजिटिव है, और इनके दूसरे ग्रुप के शेयरों में भी असर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड ब्रूवरीज होल्डिंग, मैकडॉवेल होल्डिंग। हालांकि एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरी कंपनियों के पास पैसा जाएगा इसकी संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप एक जो वैल्यूएशन किसी एमएनसी कंपनी को देते हो, चाहे वो फार्मा स्पेस में हो, एफएमसीजी स्पेस में हो, हिंदुस्तान की कंपनी के मुकाबले में जो फॉरेन कंपनी को आप एक बेहतरीन वैल्यूएशन देते हो, वो वैल्यूएशन अब यूनाइटेड स्पिरिट्स को। मैं तो सिंपल एक चीज बोलता हूँ हेमंत की, अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम बदलकर दियाजियो हो जाए तो ही कितना री-रेटिंग हो जाए, तो ही 5% तो स्टॉक इस बात पर बढ़ जाए कि ये होना है। तो कुल मिलाकर देखते हैं वहां पर किस तरह की आज शुरुआत होती है। सिर्फ 10% ऊपर दिख रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर पहली टिक पर। एक और बात बता दूं, आज ही से यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर वायदा कारोबार में भी शामिल हो रहा है। तो आज ये दो बड़ी खबर है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए पॉजिटिव। अब ये अलग बात है कि शेयर धारकों के लिए खबर इतनी पॉजिटिव नहीं, लेकिन शायद उसका कॉम्पनसेशन इसलिए आज से मिले कि शेयर की प्राइस बढ़ जाए। काफी समय से देखिए लोग वेट कर रहे थे ये शेयर अंडर परफॉर्म 40% ऊपर। हालांकि जो सेटलमेंट हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन लोग तो इंतजार कर रहे थे कि विजय माल्या जी कब इस सीट से हटें और डियाजियो अपनी कैपेसिटी में इस कंपनी को चलाए। और 40% स्टॉक इसी वजह से ऊपरी स्तरों से ये नीचे आया, जबकि कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है, कंपनी के कारोबार में सुधार होने के संकेत है, लेकिन उसके बावजूद शेयर नहीं चल रहा था। तो शेयर के ऊपर जो सबसे बड़ा एक ओवरहैंग, हम कहते हैं हिंदी में कि तलवार लटकी हुई थी, वो अब हट गई है। तो देखना होगा अब किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। फिलहाल चलिए प्री ओपनिंग सेशन का हाल बता दूं आपको कि किस तरह की शुरुआत हुई है। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर, 60 अंक ऊपर है निफ्टी, और यहाँ पर मजबूत शुरुआत के संकेत। रुपए की ओपनिंग पर डालिए नजर। यहाँ पर कल हमने काफी कमजोरी देखी थी, करेंसी मार्केट में बंद हुआ था 68.71 पर, आज देख लेते हैं 68.70 पर। एकदम शांत शुरुआत, रुपए में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं, एकदम कल के लेवल के आसपास ही कारोबार होता हुआ दिखा है। 68.71 का लेवल इस वक्त है आपके सामने। 73 पैसे, 1.5 पैसे की कमजोरी, तो कोई खास नोटिस करने लायक है नहीं। एक चार्ट पर राय ले लूं फटाफट। यूनाइटेड स्पिरिट्स, राकेश कितना ऊपर जा सकता है अगर चार्ट पर एक बाउंस बैक दिख रहा है, और करना क्या चाहिए फिर ऐसे में अगर बाउंस बैक दमदार हो तो?
देखिए अनिल जी, पिछले 5 दिनों से स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और जिस तरीके से स्टॉक का रुझान है, फर्दर रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। नीचे में 2550 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए, वो एक सपोर्ट है। और ऊपर में अगर अनिल जी टेक्निकली देखें तो 2830, 2835 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। कल की क्लोजिंग 2665 की थी। 2800, 2830 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छी रैली देखने नहीं राकेश, लेकिन वो तो उससे ऊपर के लेवल चाहिए। राकेश दिख रहे हैं, उसके तो ऊपर खुलने के संकेत दिख रहे हैं। ये तो सीधा 10% ऊपर खुला। अच्छा, एफएनओ का स्टॉक हो गया तो अब सर्किट इसकी 10% की है, फिर 5 की होगी, फिर 5 की होगी। तो अब आप थोड़े और ऊपर के लेवल बताइए। देखिए अनिल जी, उसके ऊपर का अगर लेवल देखें 2835 के लेवल्स के ऊपर अगर ये ओपनिंग लेता है, जैसे प्री ओपनिंग सेशन से संकेत मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अराउंड 3038 के अराउंड आता है। ठीक बात है। चलिए तो एक बार सेटल भी होने दें अनिल इस अपमूव को। 9:07 तक एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये शेयर कहां जाकर सेटल होता है, लेकिन एक अच्छी तेजी यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में माल्या के निकलने के बाद आज बननी लगभग तय है। और नजर रखिएगा यूबी होल्डिंग, मैकडॉवल होल्डिंग, विजय माल्या के दूसरे ग्रुप शेयरों पर भी, इवन मैंगलोर केमिकल्स उनकी एक और ग्रुप कंपनी है। तो आज पूरे के पूरे आप देखिए शुरुआत में ही माल्या की जो कंपनियां हैं उसके ऊपर नजर होने वाली है। लेकिन हमने आपसे पूछा अभी राकेश कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा लग रहे हैं, और आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम लिया। इसके अलावा 6 और शेयर हैं देखिए जो आज एफएनओ में शामिल हो रहे हैं। इनके चार्ट्स आप बताइए, सबसे अच्छा किसका लगता है और सबसे कमजोर किसका लगता है? इंडोकाउंट, पीसी ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी, ग्रैन्यूल्स, केपीआईटी और क्यूमिंस इंडिया, ये वो शेयर हैं जो एफएनओ में आज से अवेलेबल हैं। एफएनओ का डेटा तो अब आज से बनना शुरू होगा, लेकिन चार्ट्स के लिहाज से बेस्ट और वर्स्ट कौन सा दिखता है? देखिए हेमंत जी, अगर आप बेस्ट चार्ट देखें तो वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का ही है। बाकी सारे चार्ट्स नेगेटिव हैं। अगर आप नेगेटिव चार्ट्स में देखें तो क्यूमिंस में तो ऑलरेडी गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा एलेक्सी का भी चार्ट नेगेटिव है। ग्रेन्यूल्स में भी नेगेटिव चार्ट्स है। अगर थोड़ा सा भी स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन हुआ तब इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ ग्रेन्यूल्स को इतना नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बट बाकी जो स्टॉक्स हैं स्पेसिफिकली टाटा एलेक्सी काफी नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। ओके, तो खरीदना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, और वो मौका मिल नहीं रहा है। अभी तो 10% ऊपर दिख रहा है। देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन जब सेटल होता है तो वहां पर किस तरह का रुझान बनते हुए नजर आता है। लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स जहां पर एक्शन हो सकता है उनमें नेगेटिव साइड पर दिख रहे हैं जीवीके और जीएमआर इंफ्रा, चूंकि वायदा कारोबार में, अब पता नहीं संदीप बिकवाली की राय देंगे 11 रुपए पर, 11.5 रुपए पर या नहीं। लेकिन खबरें ये आ रही है संदीप की सीएजी ऑडिट करेगा इनके 2 जॉइंट वेंचर का, जो मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट जो है उनके लिए जीवीके और जीएमआर दोनों ये कंपनियां चलाती है, उसके लिए सीएजी का ऑडिट हो सकता है। डिटेल मांगी है जेवी पार्टनर्स की, क्या करना चाहिए जीएमआर इंफ्रा में जो वायदा कारोबार में? नहीं, सर्टनली इन लेवल्स पे सेल करने की राय नहीं दूंगा। और ये न्यूज पता नहीं अब ऑडिट में क्या निकल के आए, बट आज ऑडिट की न्यूज से इतना कोई टूटना, क्योंकि ऑडिट तो जनरली रेगुलेटर्स का काम, और ऑडिट क्यों नहीं करे? सर्टनली बड़ी चीजें हैं, एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं तो वहां पे ऑडिट तो बनती है। तो इस न्यूज से, और कोई हो सकता है कि अगर मार्केट को कुछ ज्यादा पता हो तो नेगेटिव हो सकता है, बट जनरली जीएमआर में जो देखा गया कि 10.5 रुपए 10 रुपए के लगभग एक स्ट्रांग सपोर्ट मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर मार्केट में कोई उछाल आता है तो सर्टनली जीएमआर पार्टिसिपेट करेगा पॉजिटिवली। तो मेरे हिसाब से अगर ये न्यूज पे अगर रिएक्ट करता है नेगेटिवली तो डाउनसाइड आए तो थोड़ा सा एक रिस्क लेने के लिए मेरे हिसाब से बाइंग ही करनी चाहिए इस नेगेटिव न्यूज पे। चलिए, तो यहाँ पर नेगेटिव न्यूज पे खरीदारी करिए। आज बाजार का व्यू मूड दरअसल काफी अच्छा है, और आप देख सकते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर सेंसेक्स निफ्टी भी अच्छी शुरुआत देने की ओर संकेत करते हुए। लेकिन ऐसे में ब्रोकरेज हाउसेज कहां पर बुलिश और बेयरिश हैं, खासतौर पर फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज की क्या राय निकल कर आ रही है, बताने के लिए नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नियति, बताइए किन शेयरों पर नजर है एफआईआई की? बैंकिंग स्टॉक्स आज फोकस में है। कल जिस तरह से आरबीआई ने जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के नियम आसान किए हैं, उसके बाद काफी पॉजिटिव है कुछ एक बैंकों के लिए। इनका मानना है गोल्डमैन सैक्स को लंबी अवधि के हिसाब से निजी बैंकों में निवेश करने के मौके दिख रहे हैं, मगर इनका मानना है कि स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि जिनका कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है उन्होंने पिछले 6 महीने में काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और छोटी अवधि में भी क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इनका मानना है कि बहुत बेहतर प्रदर्शन की इनको उम्मीद नहीं है। अगर आपको निवेश करना ही है तो निजी बैंकों में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, स्पेशली उनमें जिनका ज्यादा कैपिटल एडुकेसी रेशियो है।
येस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। मगर पीएसयू बैंक में अगर आपको निवेश करना है तो एसबीआई इनका टॉप पिक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को इन्होंने डाउनग्रेड किया है, आज इनको न्यूट्रल की से इसकी रेटिंग घटा के इन्होंने सेल कर दिया, यानी बिकवाली की ये सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस 178 से घटा के इन्होंने 129 का कर दिया है। 130 के आसपास के ही लेवल्स अभी भी मौजूदा भाव पे चल रहे हैं। 12 महीने के अंदर इसमें कोई रिकवरी की इनको उम्मीद नहीं है। मगर एलआईसी हाउसिंग को ये अपग्रेड कर रहे हैं, न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के बाय की कर दिया, यानी आप खरीदारी करके चलिए। 545 रुपए तक के लक्ष्य आपको ये शेयर दिखा सकता है। 40% के आसपास की एक मौजूदा भाव से तेजी हो सकती है। इनका मानना है कि वैल्यूएशन के हिसाब से काफी ज्यादा भी आकर्षक हो गया है, आपको निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि के हिसाब से 12 महीने में आपको 40% तक के रिटर्न ये शेयर दिखा सकता है। सीएलएसए की आज भारतीय एयरटेल पे एक बाय का कॉल मेंटेन उन्होंने किया है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 395 रुपए तक के लक्ष्य, मौजूदा भाव से 23% का एक अपसाइड पोटेंशियल। टेलीकॉम प्लेयर सबसे बड़ा है, 3G और 4G के जो डेटा ऑफरिंग्स है उसमें इनको काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। आगे भी ग्रोथ की इनको बेहतरीन उम्मीद है। 395 रुपए तक के लिए आप निवेश करके चलिए, भारतीय एयरटेल में मानना है सीएलएसए का। बेहद इंटरेस्टिंग। और भारतीय एयरटेल स्टार परफॉर्मर फरवरी सीरीज का, जिसने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, इस स्टॉक पर राय लूंगा, लेकिन उससे पहले एक तुरंत देख लेते हैं आज ट्रेडिंग के मौके कहां हैं आपके लिए। स्टॉक 2020 जो 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपके स्क्रीन पर। पूरी की पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। मारिको और डाबर, दो एफएमसीजी कंपनियों के ऊपर सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। अब मानसून तीसरा जो आएगा तीसरे साल वो अच्छा आ सकता है, 2 खराब मानसून के बाद। और वैसे भी बजट में अगर किसी तरह की टैक्स स्लैब बढ़ाने की बात करते हैं इनकम टैक्स में वित्त मंत्री जी, तो वो पॉजिटिव होगी इस पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। एस्कॉट्स और जैन इरिगेशन, 2 ऐसी कंपनियां जो एग्रीकल्चर क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर रूरल ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान करती है तो इन 2 कंपनियों को फायदा होगा। ड्रिप इरिगेशन के चलते जो बढ़ावा देने की बात हो रही है वो बजट में आती है, तो जैन इरिगेशन के स्टॉक में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यूबी होल्डिंग और उसके बाद जो मैकडॉवल होल्डिंग है जिसको फ्री का दर्जा दिया है, विजय माल्या ग्रुप की ये 2 कंपनियां भी मेरी टीम में शामिल हैं। विजय माल्या ने जिस तरह से डील हासिल करी है डियाजियो के साथ, यूनाइटेड स्पिरिट्स से उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन जो पैसा उनको उसके एवज में मिल रहा है वो उनकी होल्डिंग कंपनियों के लिए आज काफी पॉजिटिव हो सकता है। एमटीएनएल, आईटीआई, एनएफएल, ये कुछ सरकारी कंपनियां जिस पर सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। बजट से पहले यहां पर लॉन्ग पोजीशंस आप बना सकते हैं। फटाफट से हमारी टीम भी देखिए, इसमें 2 ही सेल हैं और 8 बाय उतारे हैं। आरसीएफ 11% हिस्सा खरीद सकते हैं सिंदरी यूनिट के अंदर, और सरकारी कंपनीज के साथ मिलकर ठीक बजट से पहले फर्टिलाइजर कंपनी में अच्छी बढ़त भी आ सकती है। वीडियोकॉन ऑस्ट्रेलिया में कारोबार विस्तार कर रहा है अपने एसी कारोबार का, इसका बेनिफिशियरी होगा। माइंडट्री कंपनी खरीद सकता है, कंपनी खरीद को लेकर जितनी फॉर्मेलिटीज होती है ऑलमोस्ट पूरी कर चुका है। इसके अलावा मान इंडस्ट्रीज के अंदर प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं, इसके अंदर स्टेक इंक्रीज है तो बढ़त आगे मिलेगी। चंबल फर्टिलाइजर पे भी आप यहां पे नजर रख सकते हैं, ये कोटा में अपना प्लांट खोल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें सीएससी एक शॉर्ट कैंडिडेट है, वीक था डेरिवेटिव्स में, साथ ही अब पेज इंडस्ट्रीज भी अपने आप में एक वीक कैंडिडेट है, इसलिए दोनों को शॉर्ट रखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको यूनाइटेड ब्रूअरीज एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाएगा, अपने सेगमेंट की बड़ी कंपनी है और यूबी होल्डिंग के अंदर इसकी अपनी होल्डिंग है, इसलिए नजर रखता है। और डिपेंडेबल शेयर आप देखेंगे तो कृधान इंफ्रा है जो कि सिंगापुर में एक कंपनी खरीद रही है, और साथ ही नाल्को के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारे टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए जहां पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। नजर रखिए प्री ओपनिंग सेशन पर 165 अंकों की मजबूती बन चुकी है सेंसेक्स में, और निफ्टी 68 अंक मजबूत। बड़े दिनों बाद हम एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर मजबूत खुलने की तैयारी कर रहे हैं, और मजबूती कैसी है बता दूं, 50 के 50 स्टॉक हरे निशान में। आइडिया सेल्यूलर एकदम फ्लैट बंद है, बाकी 49 स्टॉक तेजी के साथ खुलेंगे। बैंकों में आज दमदार तेजी होगी, लेकिन भारतीय एयरटेल की जो मैं बात कर रहा था उस पर एक राय ली जाए संदीप से। संदीप स्टार परफॉर्मर है पिछली सीरीज का, अब सीएलएसए का अपग्रेड आ रहा है, 395 रुपए का लक्ष्य है। ट्रेडर्स के लिए खरीदने के लिए देर हो गई या अभी भी ले लें? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं राय नहीं दूंगा इसमें लेने की, क्योंकि आप तो रिलायंस खरीदेंगे मुझे पता है, चला है और मार्केट टेलीकॉम के नाम पे आप रिलायंस खरीदेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि
राइट, मैं अगर प्ले करना ही है मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे डाउनसाइड रिस्क कम है और आपने मेरी पिक दे ही दी है। मैं अगर इसका ऑल्टरनेटिव देखूंगा तो आई फील कि मुझे रिलायंस ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इसके कंपटीशन में आगे आने वाले दिनों में परेशान तो होगी है कंपनी, और जिस तरीके का प्राइस वॉर छिड़ेगा तो मुझे लगता है कि रिलायंस पे दाव लगाना चाहिए। और सर्टेनली रिलायंस में बाकी सारे पॉजिटिव्स भी हैं, रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए थे, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे रिलायंस में रिस्क कम है। 880-900 का एक बेहतरीन सपोर्ट है, तो बिल्कुल रिलायंस लास्ट सीरीज में चला भी नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले सीरीज में रिलायंस में चाल चल सकती है। चलिए आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दे दें, सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आप प्री ओपनिंग सेशन के जो मूव्स हैं वो सेटल हो चुके हैं। सेंसेक्स 165 अंक ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ 70 अंक ऊपर निफ्टी खुलेगा, और जिस शेयर पर हम सबकी नजरें बनी हुई हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब आप देखिए 10% नहीं 4% ऊपर खुलने के वो संकेत वहां से इस समय मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिए यूबी होल्डिंग, मैकडॉवल होल्डिंग, इनमें 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। इस तरह के प्री ओपनिंग मूव्स इस समय बने हुए हैं। लेकिन एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के दिन वो पीएसयू पैक का, और ऐसा दिख रहा है। आप देखिए निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स, उसमें से 2 दरअसल पीएसयू बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। यहां पर एक अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। दोनों में से अगर एक शेयर चुनना हो तेजी की साइड पर, राकेश, क्योंकि हमने देखा था पिछली सीरीज में सबसे ज्यादा पिटे भी यही सेक्टर था, 12% गिरा था बैंक निफ्टी, और निफ्टी मात्र 6% गिरा था। ये बताइए उछाल देखने को मिल सकती है कि आज ए और बी अगर तेजी करनी हो तो इन दोनों में से किसको चुनेंगे आप? देखिए हेमंत जी, कल के सत्र में तो स्टॉक नेगेटिव नोट पे बंद हुए थे। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बट ब्रेकआउट के जो लेवल्स हैं वो पास में ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 136 रुपीज 25 पैसा के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा 136 रुपए 25 पैसे के ऊपर निकलता है तो निश्चित तौर पर एक ब्रेकआउट होगा, तब 129 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 143, 144 के लेवल्स तब देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी नजर रखनी चाहिए ब्रेकआउट के लिए। इसके अंदर अगर स्टॉक 161 के ऊपर निकलता है तब एक ब्रेकआउट होगा। 161 रुपीज के ऊपर ही स्टॉक को खरीदना चाहिए। अगर ये 161 के लेवल्स तोड़ता है तब 168, 170 के लेवल्स शायद देखने को मिले। ओके, तो ये है राय इस वक्त इन तमाम स्टॉक्स पर। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत जो 2 शेयर दिख रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। यूबी होल्डिंग 11% ऊपर, मैकडॉवल होल्डिंग 10% ऊपर, मैंगलोर केमिकल 6% ऊपर, जबकि यूनाइटेड स्पिरिट्स 4% ऊपर। तो 2833 का लेवल जो राकेश ने दिया है उसके ऊपर खुला नहीं है, अभी वहां पहुंचना बाकी है। हाँ, तो राकेश सही कह रहे थे कि सही लेवल तो अब आएंगे, 2833 के ऊपर निकलेगा तभी तेजी कीजिए, ये राकेश का मानना है, नहीं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। तो देखते हैं आगे कितनी तेजी बनती है। आरसीएफ 3% ऊपर खुल रहा है। पीडी लाइट ये सब 3% ऊपर दिखा है। मैं पीडी लाइट में कोई देखा था, बड़ा ट्रेड हुआ है कल के सेशन में। 1,24,000 शेयर 607 रुपए में किसी फंड की तरफ से खरीदे गए और उसका असर ये दिखा है। अच्छा, जो आज वायदा कारोबार के नए खिलाड़ी हैं जो आज से शामिल हो रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स तो चलिए अपनी खबर के दम पर मजबूत है ही, ग्रेन्यूल्स 2% ऊपर, टाटा एलेक्सी 2% ऊपर, कमिंस 2% ऊपर। ये नए खिलाड़ियों में कुछ एक शेयर हैं। एक इंडो काउंट भी आज से शामिल हो रहा है, उस पर भी नजर रखेंगे। पीसी जूलर्स, ये सारे स्टॉक है जो आज से अपनी वायदा कारोबार की पारी की शुरुआत करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी पारी की आज के सेशन में। मार्च सीरीज का पहला दिन, डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 200 अंक ऊपर, 68 अंकों की मजबूती दिखेगी आपको निफ्टी में। 1% की शानदार तेजी आज बाजार में बनती हुई दिख रही है। और आंकड़ा देखिए, 420 शेयर इस वक्त पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं पहली टिक पर, और 50 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर और बैंक निफ्टी 150 अंकों की दमदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। मजबूती कहां है? ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में केन इंडिया 3% की मजबूती के साथ टॉप गेनर इस वक्त आपको नजर आएगा। लेकिन बैंक्स असली एक्शन दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, एसबीआई 2%, पीएनबी 2%, लेकिन प्राइवेट बैंक भी पीछे नहीं है। एक्सिस, यस, इंडसइंड सारे मजबूत। मेटल्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सब के सब तेजी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन की। और निफ्टी के कुछ हाई बीटा स्टॉक्स, आईटीसी, भेल तेजी के साथ आज की पारी की शुरुआत इनकी तरफ से भी। वेदांता 3% ऊपर होकर अब टॉप गेनर। 2 शेयर कमजोर हैं आई लेटर के, आज शायद इनके लिए दिन अच्छा नहीं। आईसीआईसीआई और आइडिया सेल्युलर जो आधा % कमजोर दिख रहे हैं इस वक्त। आइए वायदा कारोबार में बता दूं आपको एक्शन कैसा है। अब एक तो जो 7 स्टॉक आज शामिल हुए उन पर तो नजर हम रखेंगे, लेकिन फिलहाल बाकी स्टॉक्स पर वेदांता 3% के गेन के साथ टॉप गेनर है। जस्ट डायल 3% मजबूत, और
असली एक्शन आप जो देखना चाहते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में 6% की मजबूती, लेकिन मैकडॉवेल देखिए, यूबी होल्डिंग देखिए, मैकडॉवेल होल्डिंग देखिए 18% यहां पर तेजी। मैंगलोर केमिकल 8% मजबूत है, तो एक्शन जबरदस्त एक्शन यहीं पर है। आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स से ज्यादा लोग अब तेजी कर रहे हैं इन शेयरों में, मैंगलोर केमिकल्स में, मैकडॉवेल होल्डिंग में। विजय माल्या के पूरा का पूरा पैक देखिए, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हुआ। पैसा अगर ये डील हो जाती है पास तो पैसा दरअसल मिलने वाला है, ये इस खबर के चलते यहां पर एक रैली देखने को मिल रही है। हालांकि आप देखिए आज फिर टीटागढ़ वैगन, इन शेयरों पर नजर रखिए। कल हमने देखा था दबाव देखने को मिला था रेल बजट के बाद, आज देखिए 4.5% नीचे। एक बार देखते हैं टेक्स रेल किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। कालिंदी देखिए आप आपकी स्क्रीन पर 4.5% नीचे। अनिल, दूसरे दिन लगातार नहीं कहना चाहिए बल्कि 4 दिनों से यहां पर बिकवाली हो रही है। बजट से पहले, रेल बजट से पहले शुरू हुई थी और अभी भी आप देखिए जो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पहले चले ही नहीं, मैं भाई और ऊपर से मार पड़ रही है। बिकवाली हो रही है, पहले तो चले ही नहीं थे। नहीं तो हर बार कम से कम पहले तो चल जाते हैं, इस बार तो डबल नुकसान। लेकिन लोग हैं जो कुछ खरीद कर रखे हुए थे देखिए, और इन स्टॉक्स को आज यहाँ पर 200 पॉइंट ऊपर बाजार में अगर यहाँ पर बिकवाली हो रही है तो इसका मतलब लोग किस तरह से इन पोजीशन से अपने हाथ छुड़ाने की बात कर रहे हैं। सीएनबीसी आवाज पर हम पिछले 3 दिन से कह रहे हैं कि जनरली बजट के 20 दिन तक इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है। ये हमने ट्रेंड निकाला था और आप देखिए यहां पर गिरावट साफ तौर पर हावी है। अच्छे बाजार में भी ये शेयर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आज देखिए बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छा दिन है। एसबीआई करीब 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ और बैंक निफ्टी ने बाजार का मूड सुधारा, 1% मजबूती के साथ ये भी ट्रेड कर रहा है। काफी दिनों के बाद देख रहे हैं कि एक गिरने वाले शेयर के सामने गैस करिए कितने बढ़ने वाले शेयर हैं, 7 बढ़ने वाले शेयर। बहुत ही बेहतर, तो मार्केट ब्रेथ काफी अच्छी आज। बिल्कुल, तो मजबूती वाले शेयर्स ज्यादा दिखेंगे आपको। अच्छा बता दूं कुछ और स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में है। इनफैक्ट आज लाल निशान वाले शेयर दिख ही नहीं रहे मुझे। ग्रेन्यूल्स 4% ऊपर, आज से वायदा कारोबार में शामिल हुआ है। कमिंस 3.5% ऊपर। ये 2 शेयर मजबूत है। कल कुछ बड़े सौदे होते दिखे थे कुछ काउंटर पर और आज वो सारे काउंटर ऊपर दिख रहे हैं। आप देखिए, एक तो पीडी लाइट, एक कावेरी सीड में यहाँ पर सिटी ग्रुप की तरफ से बिकवाली हुई थी, इंडिया सीमेंट में सिटी ग्रुप की तरफ से बिकवाली हुई थी। ये शेयर मजबूत है। एचडीआईएल को बेचा था सिटी ग्रुप ने, 26 लाख शेयर कल बेचे, ये भी ऊपर आ गया। टाटा एलेक्सी आज से वायदा कारोबार में आया है, ये 2% मजबूत है। अच्छा सारे एविएशन स्टॉक लाइए जरा, क्योंकि कल यहां पर बहुत मार पड़ी थी एविएशन स्टॉक्स में और आज सारे के सारे एविएशन स्टॉक रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। रेल बजट के दिन ये गिरे थे कल, स्पाइस, जेट और इंटरग्लोब तीनों ही आज मजबूत खुल रहे हैं। अच्छा निफ्टी में इस बीच हेमंत हमारा पहला टारगेट पूरा हो चुका है 7050 का। यहां पर निफ्टी आ गया 240 अंकों की बेहतरीन मजबूती। तो अब इन लेवल्स पर निफ्टी में इंट्राडे के लिए, या फिर इंट्राडे नहीं, चलो थोड़ी सी रियायत देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। संदीप, अब से लेकर कल 11 बजे तक, बजट तक के लिए, कल मतलब मेरा सोमवार 11 बजे तक, बजट शुरू होने से पहले क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, मैं शुरुआत में ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी। सर्टेनली जो 7000 की कॉल और पुट का सेल की बात की थी और जो प्रीमियम है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। बट स्टिल एक बार जिस तरीके 7050 7100 के लगभग अगर आता है निफ्टी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे एक सेल करना ही ज्यादा समझदारी रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जिस तरीके से कल रेलवे बजट आया था वो भी मुझे ऐसा लगा था कि वो रेलवे बजट अच्छा है, बट मार्केट ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया। कल समझ में नहीं आया क्योंकि सारे ग्लोबल क्यूज भी वैसे ठीक ही थे, काफी यूरोप मार्केट्स पॉजिटिव थे, बट स्टिल इंडियन मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। हो सकता है कि चाइना 6% कल टूटा, उसका कोई नेगेटिव रिएक्शन हो। तो ओवरऑल आई फील कि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है। आज सर्टेनली बैंक्स की जो एक पॉजिटिव न्यूज है, तो वो भी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं। आज सर्टेनली एक सेंटिमेंटल एक बेनिफिट मिल रहा है, बट वैसे देखें तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट स्टिल आई फील कि मद्दी करके ही चलें और 7200 विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो साल में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन अनिल आप देखिए, जनरली हम देखते हैं बजट से एक आध दिन पहले तेजी देखने को मिलती है कुछ सेक्टर्स में, और आज फिर देखिए आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, ये सेक्टर मजबूती के साथ इस समय खड़ा हुआ है। इन शेयरों को लाने की कोशिश करते हैं एक बार और देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन दिखा जा रहा है। फैक्ट में देख रहा हूँ 7.5% ऊपर, आरसीएफ 3.5%, 4% मजबूत, एनएफएल पर भी नजर रखेंगे। और जनरली हम देखते हैं कि इस बार कहा भी जा रहा है कि एग्रीकल्चर का ऊपर फोकस रहने वाला है बजट का। बजट के लिहाज से अगर संदीप कुछ खरीदना हो आपको, तो हालांकि आप कह रहे हैं उछाल में बिकवाली करें, लेकिन सिर्फ बजट के लिहाज से तो कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है क्या इस समय? बजट के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स की जो बात कर रहे थे, इसमें जो आरसीएफ है
पर्टिकुलरली एक बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ा है और बहुत ही कम डाउनसाइड रिस्क ऐसी लगती है, और मुझे लगता है कि आरसीएफ में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। कुछ एसईजेड्स को लेकर हो सकता है कि सरकार कोई चेंजेस ला सकती है कुछ, और मुझे ऐसा लगता है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जो कि इतना मार्केट में तूफान आया था कि नीचे ऊपर मार्केट चल रहा, बट ये स्टॉक काफी रेजिलिएंट था। आप देखिएगा, हालांकि बहुत एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक नहीं है, बट 450 440 का एक लेवल है जो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहां पे उछाल आएगा तो बहुत अच्छा उछाल आ सकता है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक पे ध्यान दे। जेन इरिगेशन है, इनफैक्ट नेगेटिव मार्केट्स में भी काफी रेजिलिएंट हो रखा है, तो जेन इरिगेशन का डीवीआर ले सकते हैं, जो कि मैं डीवीआर हमेशा काफी रेकमेंड किया हूं, और जिस तरीके से टाटा मोटर डीवीआर की वजह से सारा ये डीवीआर पैक पूरा लाइमलाइट में है, तो मुझे लगता है जेन इरिगेशन का डीवीआर ले सकते हैं, और उसके सामने जेन इरिगेशन का कॉल बेच सकते हैं उसी क्वांटिटी का, ये एक अलग ट्रेड है। तो मुझे लगता है ये 2-3 स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। मयूरेश, ये बताइए अब इन रेलवे शेयरों का क्या करें? आज टेक्स रेल 6% नीचे, कालिंदी 6% नीचे, कल भी हमने देखा था 10% तक की गिरावट इनमें देखने को मिली थी। करनेक्स देखिए 5% नीचे, टीटागढ़ 6.5% नीचे, और इस महीने भी अगर मैं पूरा जोड़ के देखूं तो टेक्स रेल में 21% की गिरावट, कालिंदी में करीब 20% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि बड़ी गिरावट पिछले 3 दिन में ही आई है, लेकिन अब कहां तक जा सकते हैं ये शेयर, क्योंकि अच्छे बाजार में भी नहीं चल रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट हेमंत जी आई थिंक बिल्कुल जारी रह सकते हैं, और इसकी मुख्य कारण यही है कि कुछ जो अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कल बजट में काफी कुछ आया नहीं। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आई थिंक ये स्टॉक्स को एक 4 से 5 साल के नजरिए से ही देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ऑर्डर फ्लोज आते भी हैं सिस्टम में, आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स काफी लो है काफी कंपनियों की। टेक इन इंस्टेंस टिटागढ़ वैगन्स, इसका अगर आप फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस देखें तो प्रॉफिट्स आर डाउन, टॉप लाइन भी नीचे है, यूटिलाइजेशन लेवल्स 13 से 15% के बीच में है। थोड़ी बहुत आई थिंक टेक्स मैको में आई थिंक सुधार देखने मिला है फाइनेंशियल्स में, लेकिन ओवरऑल कंसोलिडेट करे कालिंदी और टेक्स मैको मिलके मुझे लगता है आई थिंक परफॉर्मेंस अभी भी सॉफ्टवेयर साइड पे है। इसलिए ऑर्डर विन्स आने बहुत जरूरी है। क्या मार्जिन पे ऑर्डर आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतनी इंटेंस है कि वेफर थिन मार्जिन पे काम करती है कंपनी, इसलिए आई थिंक जो रिसीवेबल डेज होते हैं आई थिंक इनका भी आई थिंक एक रिडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आई थिंक विल प्ले आउट ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। इसलिए अगर आपका 4 से 5 साल का व्यू ना हो तो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म आई थिंक ये स्टॉक्स बिल्कुल डिसअपॉइंट कर सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, और जैसे कल कुछ बजट में आए नहीं, मुझे लगता है आई थिंक अनदर डाउन साइड ऑफ अराउंड 10-15% पॉसिबल हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैव टू कीप दिस इन माइंड कि 1 से 2 साल के प्ले नहीं है, ये प्लेस 3 से 4 साल से FY 18-19 के बाद ही अगर ऑर्डर फ्लो सब्सटेंशियली फ्लो होते हैं बैलेंस शीट में देखना चालू हो जाएंगे। प्रभु जी ने जो रेल बजट 5 साल के होराइजन से बनाया, लोग 1 साल के होराइजन से इन शेयरों को ना खरीदें। आप देखिए अनिल, करनेक्स माइक्रो में तो 3,500 शेयर ही ट्रेड हुए हैं, और इसका चार्ट लाकर दिखाएंगे आपको, और इस समय आप देखिए 5% का लोअर सर्किट यहां पर लगा हुआ है। इंटरेस्टिंग नहीं है किसी को खरीदने में ये सारे शेयर में, तो बिना वॉल्यूम के ये तमाम शेयर नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब इनको सबको पता है ना, अब ये चलेंगे वापस अगले रेल बजट के आसपास, तो अभी 1 साल तक क्यों रखना है, वही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए, ये तो हो गई दिक्कत की बात इन शेयरों के लिए, लेकिन जहां थोड़ी राहत के संकेत है उस पर एक आध राय ले ली जाए। राकेश, यूनाइटेड स्पिरिट्स अब ट्रेड कर रहा है 2790-2800 के आसपास, क्या ट्रेड बनेगा इन लेवल्स पर अगर कोई है तो? देखिए अनिल जी, रुझान पॉजिटिव है, ऊपर में 2830 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। अगर 2830 के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली निकलता है तब एक अनदर एक उछाल देखने को मिल सकता है 150 रुपीज का, तो 2830-2833 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। तो इन स्तरों पर नजर रखिए, लेकिन आप देखिए काफी तेजी दिखा रहे हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स बजट से पहले। लेकिन ये बताइए संदीप, जनरली हम देखते हैं एफएनओ में जो शेयर शामिल होते हैं उसमें से कुछ ही शेयर होते हैं जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा पाते हैं उस सीरीज में या आगे आने वाली सीरीज में। जनरली आप जेट का हाल देखिए, कावेरी सीड का हाल देखिए, क्या रहा, एफएनओ में आए और उसके बाद से शेयर काफी दबाव दिखा रहे हैं। इनमें से 7 शेयर जो आज शामिल हुए हैं, किसी एक स्टॉक पर जिस पर आप बेरिश हो वो बताइए, क्योंकि आज तो सारे के सारे हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 4-4, 5-5% ऊपर हैं कई शेयर। लेकिन आपको कौन सा शेयर लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था और शामिल है? इंडो काउंट नाम पहले वैसे सुना नहीं था, आप ट्रैक करते हैं इसे? नहीं, अच्छा स्टॉक है इंडो काउंट वैसे, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कई स्टॉक्स ऐसे हैं, अनिल जी आपके शो में कई बार आते हैं सुबह, और जब मैं जैकपॉट दिया करता था तो उस टाइम पे मैंने देखा एक पीडीलाइट स्टॉक दिया था, उस टाइम पे
50 लाख करोड़ 1.5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ करता था। तो सडनली ये लाइमलाइट में आने लगे ये स्टॉक्स, और वॉल्यूम आता है और वो क्राइटेरिया में पहुंच जाता है और एफएनओ में आ जाता है। कहीं ना कहीं एनएसई ने जो ये चीज शुरू की है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स और थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा आने लग जाए, सीधा एफएनओ में डालते हैं। और कई स्टॉक्स है जैसे कि जस्ट डायल है, इनफैक्ट ये लोग अपने वॉल्यूम्स को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैनेज करते हैं और कहीं ना कहीं एफएनओ में आते हैं और फिर एग्जिट का एक अच्छा तरीका बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे ट्रैप्स है। कई बार जिस तरीके से कावेरी सीड्स में हुआ, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की जो लिस्ट है उसमें हो सकता है टाटा एलेक्सी थोड़ा ठीक हो जाए। मेरे को केपीआईटी से थोड़ा डर लगता है क्योंकि 100 रुपए के लगभग एक बहुत शार्प करेक्शन दिया था। फंडामेंटल्स थोड़े से डिफरेंट है इस कंपनी के। आईटी कंपनी है, बहुत ऊपर नीचे रहता है, बहुत वॉलेटाइल है क्योंकि लिवरेज बायआउट्स करती है कंपनी, तो थोड़ा डर के काम करे। ग्रैन्यूल्स 80-85 रुपए पे मैंने ही रेकमेंड किया हुआ, केपीआईटी भी रेकमेंड किया हुआ है। जैकपॉट में चला है 120-25 रुपए के लगभग पहुंच के अब करेक्शन दे रहा है। पीसी ज्वेलर्स से मैं पर्टिकुलरली ये कहूंगा कि ध्यान रखें, पीसी ज्वेलर्स में हो सकता है कि एग्जिट हो। एक शॉर्ट कॉल बताइए, बहुत अच्छी तेजी के बाद ये एफएनओ में आए हैं, तो एक शॉर्ट कॉल कौन सा होगा इनमें से? पीसी ज्वेलर्स एक बहुत बड़ा शॉर्ट कॉल लगता है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में आ सकता है। चलिए, तो वायदा कारोबार में आने के बाद हमेशा आप यही ना सोचे कि खरीदारी करनी है, अगर लगता है तो कोई शेयर शॉर्ट भी किया जा सकता है। पीसी ज्वेलर्स, अब इसके चार्ट्स पर राय ले लेता हूं। राकेश, चार्ट्स में कितना नीचे जाएगा ये बताइए आप, पीसी ज्वेलर्स? देखिए अनिल जी, एज ऑफ नाउ तो चार्ट्स पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप देखें, इतनी बड़ी निफ्टी की मंदी में जब निफ्टी 7000 के नीचे फिसला है, इसने अपने किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है। नीचे में 335 से लेकर 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट हैं तब तक तो अभी मंदी नहीं है। जब इनके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिले तभी मंदी खेलनी चाहिए। राकेश, ये बात सही है, आप जो कह रहे हैं चार्ट्स में मजबूत होगा क्योंकि चूंकि वायदा कारोबार में आ रहा है तो पोजीशन बनी भी होगी, थोड़ा अंदाजा भी लोग कैलकुलेशन करके लगा लेते हैं कौन कौन से स्टॉक सही कैंडिडेट है। और अगर मजबूत दिख रहा है, बढ़िया है, एफएनओ में आया और बढ़ेगा तो फिर कितना और बढ़ जाए, क्योंकि फंडामेंटल राय देखिए संदीप की तरफ से शॉर्ट करने की है। आप ये बताएं कितना ऊपर चले जाए, वो कौन से लेवल ऊपर हैं जहां पर बेचना चाहे तो बेचा जा सकता है, जहां रेजिस्टेंस है? देखिए हेमंत जी, चार्ट्स पॉजिटिव है। नीचे से स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई थी और ऊपर में देखें तो मुझे लगता है कि नीचे में 330-335 का सपोर्ट स्टॉक पहले टेस्ट नहीं करेगा। ऊपर में 465-470 के स्तर टेस्ट कर सकता है। टेक्निकली देखें तो स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर रखिए। आज रिलायंस पावर में देखिए कमजोरी होती हुई दिख रही है। अच्छे बाजार में ये शेयर भी खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। 3% नीचे ये शेयर डेज लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। कल हमने देखा था अच्छी रैली यहां पर देखने को मिली थी उन खबरों के चलते जहां पर इनके जो शासन के यूएमपीपी प्रोजेक्ट है उसके लिए जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिल रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और ऐसा स्टॉक है जो प्रॉब्लम स्टॉक है। कल भी हमने देखा था बीएसई पर रिलीज आने के बाद करीब 8-10% की गिरावट देखने को मिली थी। आज भी संदीप देखिए ये शेयर नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ट्रैक करते हैं और आउटकम के बाद अब क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अवॉइड करें इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को। और ये जो सेक्टर है यहां पे मुझे अब क्या थोड़ा डर लगने लगा है। अच्छा खासा करेक्शन और भी आ सकता है जिस तरीके से भेल में हुआ है और एलएनटी में हुआ है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में सर्टेनली कुछ पॉजिटिव न्यूज थी, बहुत ज्यादा बुलिश एक टाइम पे था मैं, बट अभी जिस तरीके से मार्केट लग रहा है मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। हाई बीटा नेम्स के साथ नहीं जाए, लो बीटा नेम्स के साथ काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर। बाजार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं ऊपरी स्तर से, आनी सही भी है क्योंकि 7050 का जो हमने निफ्टी का पहला टारगेट दिया था आज सुबह 7052 का हाई है। पहला लक्ष्य तो छू लिया, अब वहां पे टिका तो 7100 की तरफ बढ़ता, टिका नहीं है अब तो नीचे आने दें। अगर 7000 के आसपास आए तो फिर शायद थोड़ी बहुत खरीदारी का मौका बने कल के लोस का या फिर 6950 का स्टॉप लॉस लगाकर। इस बीच हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से वक्त है विदा लेने का। राकेश, मयूरेश और संदीप, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर राय देने के लिए। चलिए और अब बात बजट की। जी हाँ, सबसे बड़ा इवेंट इस सीरीज में अगर कोई एक है तो वो बजट है और सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट अपना पेश करने वाली हैं। क्या इंडस्ट्री की उम्मीदें, आइए जान लेते हैं एक्सपर्ट से। सीआईआई के प्रेसिडेंट सुमित मजूमदार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अपनी
उम्मीदें बताने के लिए कि इंडस्ट्री इस बजट से क्या चाहती है। मजूमदार साहब, पहला सवाल तो मैं ये लूंगा कि मैक्रो इंडिकेटर्स में थोड़ा सुधार है, यानी कि इकोनॉमी की हालत उतनी बुरी है नहीं। ऐसे में क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च बढ़ेगा? देखिए, मेरे उम्मीद है दे मस्ट कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ना डिमांड बढ़ता है तब तक मच नीडेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसमें हर एक प्रॉब्लम है, मोस्ट प्राइवेट सेक्टर्स हैव एक्सेस कैपेसिटी आज, तो इसीलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जरूरत है। बट एट द सेम टाइम आपका वो फिस्कल डेफिसिट को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर इन लोग आपका रोड प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये सब जगह इफ दे इन्वेस्ट, दे कैन बी ऑफ बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट्स एंड आपका फिस्कल डेफिसिट फिर मेंटेन किया जा सकता है। सर, ये भी बताइए कि कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी काम कर रही है, काफी बातें भी उन्होंने कही हैं, और इस बार लग रहा है कि फोकस जो रहने वाला है बजट का वो रूरल इकोनॉमी पर रहने वाला है। रूरल स्कीम्स में अगर एलोकेशन 10% बढ़ता है तो क्या ये काफी होगा या और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत लगती है आपको? देखिए, रूरल इकोनॉमी इज एन एरिया जहां आपका गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वो आपका मानसून का वार है, एग्रीकल्चर हैज बीन अफेक्टेड, उसीलिए रूरल इकोनॉमी इज इन डिफिकल्टी एंड दे नीड अ लिटिल हेल्प। बट वेदर इट इज 10%, बट व्हाट इज जो जरूरत है उनका फार्मिंग, एग्रीकल्चर, उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, इरिगेशन लाना चाहिए, डिपेंडेंस ऑन रेन शुड बी रिड्यूस्ड। इंस्टेड ऑफ जस्ट हैंड आउट, दे शुड प्लान ऑन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स सो दैट अगर मानसून नहीं आता तो तब भी एग्रीकल्चर इज इन फुल फॉर्म। अच्छा सर, एक बड़ी दिक्कत जो है इस वक्त वो है एनपीए की बढ़ती जा रही है समस्या, और इससे निपटने के लिए बैंक्स के लिए रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है, और साथ ही ये भी बताएं कि इसके अलावा और क्या करना चाहिए सरकार को? You see, I would not recommend an extreme situation like good bank and bad bank. Those are the things that can happen in developed nations like America. But we should, हमको सोचना चाहिए some sort of a reconstruction bank or something who will take over the NPAs and then see what that they can do so that the banks can normally function. ये जो NPA हो गया, it is not because of any mismanagement, but ये हुआ क्योंकि the way the contracts were awarded, that was faulty. अभी current government has now corrected that faultiness of the contracts, तो उसीलिए अब फिर NPA नहीं होना चाहिए। इसको अलग नहीं करने से आपका बैंक फंडिंग नहीं होगा तो फिर आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगा। बिल्कुल, अगर बैंक्स अच्छा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी को आगे जाने में काफी दिक्कत आएगी। लेकिन सर, इंडस्ट्री की एक और मांग रही है, हर बजट से पहले हम सुनते हैं वो, और ये है मैट को खत्म करने की, डीडीटी की बजाय कंपल्सरी डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स लाने की। क्या इस बार भी आपने वही मांग करी है, और क्या लगता है होगा इस बार? देखिए, एक बात है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया लास्ट बजट में that he will reduce the tax from 30 to 25%. Our recommendations from CII is 22%, क्योंकि अभी lot of companies are effectively paying 22-23%. मगर इसका साथ साथ उन्होंने allowances जो देता है अभी वो भी बंद करेगा। Our recommendation is allowance जब आप बंद कीजिएगा, it must be in tandem, it must be calibrated to the reduction of the taxes. Once allowance बंद हो गया, जब allowance नहीं रहा तो फॉर मैट का वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ मैट विल ऑटोमेटिकली गो। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालकर बजट पर अपनी एक्सपेक्टेशन, इंडस्ट्री की राय बताने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे फोकस बाजार पर फंड मैनेजर्स के लिहाज से। कोटक लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स हेमंत कानावाला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। पहला सवाल तो यही लेना चाहूंगा, क्या ये लेवल्स आकर्षक हो गए हैं बाजार में पैसा लगाने के लिए, या फिर दुनिया भर के बाजारों को देखते हुए, हमारी हालत देखते हुए अभी भी नीचे जाने का बड़ा खतरा बरकरार है? क्या कहेंगे आप? अगर आप फरवरी महीना देखें तो इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है दूसरे मार्केट के कंपैरिजन में। उसकी एक वजह ये रही कि एफआईआईज अब तक इंडिया पे काफी पॉजिटिव थे, उनका ओवरवेट इंडिया पे काफी ज्यादा था अदर मार्केट्स के मुकाबले,
और जब वहां पे स्टेबिलिटी हो रहा है तो इंडिया में अभी भी सेलिंग चालू है और वो लोग अपना ओवरवेट पोजीशंस कम कर रहे हैं। इंडिया के वैल्यूएशंस भी बाकी मार्केट से काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं क्योंकि वहां पे इतनी बिकवाई हुई नहीं है अब तक, तो वो करेक्शन फेज चालू हो रहा है। आपने पूछा कि क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो वो ऑलवेज इन्वेस्टर के टाइम होराइजन पर डिपेंड करता है। अगर और इक्विटी में कोई भी अगर इन्वेस्टर है तो उनको 3 से 5 साल के लिए तो कम से कम सोचना चाहिए और वो हिसाब से आज वैल्यूएशंस काफी रिजनेबल हो गए हैं, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी कम हो गई है, तो उस हिसाब से वहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट शायद ज्यादा ना हो अगले साल। सो उस 3 से 5 साल के हिसाब से इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए इस लेवल पे। बजट अपना वॉलिटिलिटी प्रोड्यूस कर सकता है, बट ओवरऑल नेक्स्ट 3 से 6 महीने इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छा समय है, ऐसा हमारा मानना है। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौका देगा बाजार। लेकिन ये बताइए इस समय किस तरह के फ्लोज आ रहे हैं आपके पास? क्या लोग इस समय गिरावट में थोड़ा घबराए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं पैसा लगाने के लिए, या आपको लगता है ज्यादा पैसा आ रहा है? ये बताइए, रिडेम्पशन प्रेशर भी क्या देखने को मिल रहा है? मार्च महीने में हम जनरली देखते हैं ऐसा थोड़ा बहुत होता है, क्या सेंस है आपका? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो इतना इफेक्ट नहीं होता है इन सब का, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो डेटा हम ट्रैक करते हैं वहां पे जनवरी फरवरी में से थोड़ा फ्लोज कम हुए, अभी भी पॉजिटिव है, रिडेम्पशन तो नाइट बेसिस पे नहीं दिखा जा रहा है, बट फ्लोज थोड़े कम पॉजिटिव हो गए हैं और वो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स ने लास्ट 1-2-1.5 साल में जो पैसा लगाया है वो बाय एंड लार्ज नेगेटिव हो गया है, तो एक सेंटीमेंट में डैम्पनेस आ सकती है, तो वो उसका देख रहे हैं। बट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तो जनवरी से मार्च महीने में काफी पैसा आता है और ट्रैक्शन अभी तो अच्छा ही दिख रहा है। सो आप अगर देखें तो जनवरी और फरवरी महीने में अभी इंश्योरेंस सेक्टर म्यूचुअल फंड से ज्यादा बाइंग कर रहा है, बाजार में निवेश कर रहा है, तो वो ट्रेंड चलता रहेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड में थोड़ा स्लो डाउन है, पर हमें 2 महीने बहुत कम होते हैं ट्रेंड बताने के लिए। सर ये बताएं कि बजट से क्या उम्मीदें हैं बाजार की? आपको क्या लगता है कि 1-2 क्या ऐसी बातें होनी चाहिए जो बाजार को पसंद आएगी बजट में? सबसे अहमद जो सब इन्वेस्टर्स देंगे बजट से, हर तरह के लोगों को अलग अलग उम्मीदें होती हैं। इन्वेस्टर्स के हिसाब से पहला पॉइंट होगा कि फिस्कल डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहता है। गवर्नमेंट पे भी रेवेन्यू का काफी प्रेशर है, तो लास्ट ईयर उन्होंने कहा था 1 साल के लिए वो लोग ज्यादा लेंगे। वो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म टारगेट है कि 3% फिस्कल डेफिसिट लेके जाना है, तो लास्ट ईयर उन्होंने बोला था हम एक ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट ईयर से वापस हम चालू करेंगे। इस साल का 3.5 का टारगेट था उनका FY17 के लिए। देखते हैं कि उनमें गवर्नमेंट का क्या व्यू रहता है, और अगर स्लिपेज होता है वहां से 3.5 की जगह 3.7 के ऐसा कुछ टारगेट करते हैं, तो वो खर्चा किस तरफ जाता है। एक इन्वेस्टर को एक्सपेक्टिंग कि वो पे कमीशन और उसकी वजह से ही स्लिपेज नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअली कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट का साइकिल रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है वो एक क्रूशियल एलिमेंट होगा। तो 2 चीजें हैं, एक तो फिस्कल डेफिसिट कितना आता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोत्साहन देते हैं, वो 2 ट्रेंड काफी क्रूशियल रहेंगे। बिल्कुल इसके ऊपर नजर रहेगी सर, लेकिन एक शेयर पर एक बार नजर डालते हैं। पीसी ज्वेलर्स, करीब 10, 12, 15 मिनट पहले हमने आपसे कहा था कि जो एफएनओ में शेयर शामिल हुए हैं 7 शेयर, उनमें से सबसे ज्यादा वीक स्टॉक अगर कोई एक लग रहा है तो वो पीसी ज्वेलर्स का लग रहा है, और इस समय आप देखिए वो 5% से ज्यादा कमजोरी के साथ अब 6% से ज्यादा ही कमजोरी देखने को मिल रही है। तो 7 शेयर शामिल हुए हैं एफएनओ में और उसमें से 6 ऊपर हैं, और ये एक ऐसा स्टॉक है जहां सबसे ज्यादा प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है। तो डे 1 एफएनओ में जब शामिल हुआ है तो इसके लिए अच्छी खबर नहीं निकल कर आ रही है। वापस रुक करते हैं बजट के ऊपर, और बजट पर अब सबसे ज्यादा क्लोजली अगर कोई चीज ट्रैक की जा रही है तो शायद बैंक के रिकैपिटलाइजेशन का फिगर ट्रैक किया जा रहा है। सर आपका क्या मानना है, क्या नंबर दे सकते हैं इस बार वित्त मंत्री जी? क्योंकि पिछले बजट में जो संकेत मिले थे वो ये थे कि शायद 25,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगा, लेकिन जिस तरह से आरबीआई गवर्नर साहब ने एनपीएस की फ्रंट लोडिंग कराई है, अब मूडीज जैसे बड़े रेटिंग एजेंसी कह रही हैं कि बड़ा फिगर आना चाहिए बैंक रिकैपिटलाइजेशन का। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है इस बार? एक्सपेक्टेशन बोलना तो मुश्किल है, हम कह सकते हैं क्या होना चाहिए। तो हमें लगता है दैट अगर गवर्नमेंट
या जो भी बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए फिगर चाहिए, उन्होंने 3 साल का फिगर दिया है, वो अगर फ्रंट लोड करके इसी साल में देते हैं तो वो इन्वेस्टर को काफी कंफर्ट देगा और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट होते हैं, तो अगर आप आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट था लास्ट 15 दिन में कि अगर बैंक रिकैप की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो उनको वो ठीक लगता है, क्योंकि वो अगर बैंकिंग सेक्टर ठीक होगा तो फ्यूचर में ग्रोथ वापस बराबर हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो अगर उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज्यादा भी होगा तो इन्वेस्टर्स उसको संभाल इतना गलत नहीं मानेंगे। बट अगर बैंक रिकैप फिगर अच्छा देंगे तो वो अच्छा ही है। तो अगर ज्यादा आता है 25,000 से, और जितना भी रिक्वायरमेंट तो बहुत बड़ी है, तो गवर्नमेंट उस सेक्टर के लिए जितना ज्यादा दे सके तो वो अच्छा ही होगा। बट उससे ज्यादा जरूरी है कि एक बार बैंक रिकैप फिगर के साथ उसके साथ क्या कंडीशन लगाने हैं ताकि ये बैंक आगे जाते अच्छी तरह से लेंडिंग करे और एनपीए का प्रॉब्लम वापस ना आए, वो देखना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये राय तमाम बैंक्स पर और बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन पर। शुक्रिया हेमंत जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्टॉक्स आज 7 ऐसे हैं जो वायदा कारोबार में अपनी पारी की कर रहे हैं शुरुआत, लेकिन सबसे कमजोर और खराब शुरुआत अगर कहीं हुई तो वो है पीसी ज्वेलर्स। 8% नीचे है, लेकिन 8% तो कम दिखेगा। आप आज के उच्चतम स्तरों से देखेंगे तो भारी भरकम 13-14% की गिरावट, 381-82 का हाई दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर और 336 का लो। तो आप देखिए कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर वायदा कारोबार में आते ही जो मंदी करने का मौका मिल रहा है लोगों को, वो भी होती हुई दिख रही है। लेकिन बता दें आपको, सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं एक चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी पीएसी। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। चलिए, तो कोई फीस नहीं भरनी और मौका है मर्सिडीज कार, सोने के सिक्के जीतने का। तो आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ और पार्टिसिपेट करिए इस मुकाबले में। लेकिन नजर रखिए ऑटो शेयरों पर। इस समय अगर आप देखें तो टॉप 3 निफ्टी लूजर्स में 2 ऑटो शेयर हैं, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इवन मारुति देखिए लाल निशान में ट्रेड करता हुआ। तो ऑटो शेयरों में जरूर आज के सत्र में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। सभी के सभी ऑटो शेयर डेज लो पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार भी हाई से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबकी नजर रहने वाली है इकोनॉमिक सर्वे पर जो आज संसद में पेश होने वाला है। उससे पहले किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या निकल कर आ सकता है। केयर रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबनवी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबकी नजरें रहती हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, फिस्कल डेफिसिट का प्रोजेक्शन किस तरह का दे रही है सरकार। ये बताइए कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जिस पर आज नजर होनी चाहिए इस सर्वे के लिए। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के देखेंगे, 2 पार्ट्स होता है। एक फर्स्ट पार्ट में सब इंफॉर्मेशन डेटा मिलता है जो नया नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन नेशनल इनकम या जीडीपी या आईआईपी, ट्रेड, इंटरेस्ट रेट्स, वो सब हम जानते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क जो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा देती है, देर एक्चुअली वैसे तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, क्या थ्रेट्स और रिस्क फैक्टर्स है और
किस प्रकार से हम अपने आप को अडेप्ट करना है ताकि हम इनको फेस कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन दैट इकोनॉमिक सर्वे इज इंपॉर्टेंट. लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे में जो पॉलिसी का रिकमेंडेशन करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इज एक्चुअली फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से आता है. सो इट विल बी हैविंग द थियोरेटिकल टच. जनरली सर हम वही सोचते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में कुछ कहा गया है, उसके बेसिस पर बजट कैसा होगा. क्या ये सोच ठीक है? और यदि हाँ, कि इकोनॉमिक सर्वे से कोई बातें सुनकर समझकर वहां से पॉइंट उठाकर बजट के बारे में अंदाजा लगाना चाहिए? नो, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, दे आर गोइंग टू से समथिंग लाइक सेइंग कि फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखना चाहिए, फिस्कल पाथ पे जाना चाहिए, 3% का टारगेट करना चाहिए. एट द सेम टाइम ये भी बोलेंगे कि वी हैव टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन जो बजट में आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन मोर ऑन द फिगर्स, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर को ज्यादा सा कॉन्स्टेंट्स भी है दैट ही हैज टू मेंटेन दिस फिस्कल डेफिसिट टारगेट, और जो भी एक्सपेक्टेशंस है दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर पे, दोनों को बैलेंस करना चाहिए. सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द बजट टू बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे मोर थियोरेटिकल होता है. तो काफी थियोरेटिकल होता है इकोनॉमिक सर्वे. सर, इससे पहले आपसे आगे बात करूं, लेकिन कुछ स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी जो एफएनओ में शामिल हुए हैं. पीसी ज्वेलर्स हमने आपको बताया, यहां चिंता हो सकती है, और देखिए ये स्टॉक गिर रहा है. इंडो काउंट एक और ऐसा स्टॉक था जिसको लेकर ज्यादातर लोग थोड़े दबी दुबा में कह रहे थे कि ये एफएनओ में कैसे पहुंच गया. आप देखिए स्टॉक में भी तेज गिरावट ऊपर इस तरह से आज के सत्र में देखने को मिल रही है. इनफैक्ट केपीआईटी, ग्रैन्यूल्स, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से नीचे की तरफ खिसक रहे हैं. तो आज इन स्टॉक्स के लिए बेहद कमजोर पारी देखने को मिल रही है एफएनओ में जो शामिल हुए हैं. और जनरली हम देखते भी हैं कि जिन शेयरों में एफएनओ में शामिल होते हैं उसके बाद थोड़ा खराब प्रदर्शन वो दिखाते हैं. क्यूमेंस मुश्किल से हरे निशान में है. ग्रैन्यूल्स देखिए, अब ये शेयर भी लाल निशान में आता हुआ. यूनाइटेड स्पिरिट्स खबरें हैं क्योंकि विजय माल्या साहब ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है, तो वो एक अच्छी खबर है जिसके चलते आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक जरूर हरे निशान में बना हुआ है, 3% मजबूत है, लेकिन ये स्टॉक भी अपने हाई से नीचे आता हुआ दिख रहा है. तो कमजोर पारी की शुरुआत हुई है 7 स्टॉक्स की जो एफएनओ में शामिल हुए हैं, और सबसे ज्यादा कमजोर पीसी ज्वेलर्स, और अब उसके बाद इंडो काउंट. इस शेयर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए. लेकिन सर, आपने कहा काफी थ्योरेटिकल होता है इकोनॉमिक सर्वे. कुछ लोग ये देखना चाहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार की इस बार. ये बताइए क्या लग रहा है सुब्रमण्यम साहब, किस तरह की बात कह सकते हैं. और बजट के ऊपर भी बड़ा दारोमदार है. गवर्नर साहब किस तरह का कदम उठाएंगे, क्या लगता है आपको? ब्याज दरें घटेंगी बजट के बाद? नहीं, एक बात है कि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा ये बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ये तो हमेशा आता ही रहता है इकोनॉमिक सर्वे में. लेकिन जिस प्रकार से गवर्नर रिएक्ट करेंगे कि वो देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, ओवरऑल बोरिंग प्रोग्राम कितना है, क्योंकि हमें ये बात याद में रखना चाहिए कि अमाउंट ऑफ रिडेम्पशंस व्हिच आर देयर दिस ईयर आर वेरी हाई. 2.4 लाख करोड़, पहले एक 1.3, 1.4 था, तो इसलिए ओवरऑल ग्रॉस बोरिंग प्रोग्राम तो ज्यादा होगा इस बार. लेकिन थोड़ा सा बायबैक भी होगा गवर्नमेंट आरबीआई से, तो थोड़ा सा मॉडरेशन हो सकता है. So the RBI will be looking more in terms of the overall borrowing program before it takes decision on interest rates. Okay. लेकिन बड़ी चीज जो है इस बजट में वो काफी हद तक फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को लेकर है. और उस लिहाज से ये बताएं मदन जी कि क्या 3.5% का आंकड़ा सही होगा, 3.25%? आप क्या देख रहे हैं? और दूसरी बात है कि चूंकि अब बड़े खर्चे सामने दिख रहे हैं सरकार के कि 7th पे कमीशन लागू करना है, ओआरओपी वो लागू करना है, उस लिहाज से क्या आंकड़ा बजट में फिस्कल डेफिसिट का जो होगा वो आप जैसे इकोनॉमिस्ट मानेंगे कि ठीक है, दिक्कत की बात नहीं? तो केयर रेटिंग्स तो 3.7, 3.9 के बीच में हम टारगेट किया है. और हमें एक और कंसिडरेशन जो है कि जो डिनोमिनेटर है जीडीपी एट नॉमिनल प्राइसेस, इसका ग्रोथ रेट तो काफी कम रहा है दिस ईयर. नॉर्मली जो हम देखते हैं कि 13-14% के बीच में होता है, इस बार 9% पे आया है. और जैसे कि जो भी फोकस है कमोडिटी प्राइसेस और इन्फ्लेशन पे, ऐसा लगता है कि इस साल भी कम होगा. इन दैट केस जो डिनोमिनेटर में ग्रोथ होगा वो कम होगा, एंड दैट विल बी अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू मेंटेन द न्यूमरेटर. इसे 3.5% को जाने के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल है. द नंबर इन दोनों के बीच में होगा, 3.7 to 3.9. ओके, ये भी बताइए सर कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में
क्या लग रहा है, जो देखेंगे पढ़ेंगे तो रूरल जो स्थिति काफी कमजोर है वो सामने आएगी मॉनसून्स के चलते, खराब मॉनसून्स के चलते, और जो स्टेप्स अनाउंस किए जाएंगे कि काफी सारे कदम उठाने की जरूरत है रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, वो बजट में भी दिखेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? दो बात है। एक तो जो आपने पूछा कि इकोनॉमिक सर्वे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थियोरेटिकल होगा, तो हर सेक्टर में एक चैप्टर होता है, हर चैप्टर में वही रिकमेंडेशन करते हैं जो आइडियल होना चाहिए। लेकिन बजट में हमेशा हम देखना चाहिए कि कितना रिसोर्सेस है गवर्नमेंट के साथ, और एग्रीकल्चर में जो भी स्ट्रेस हमने देखा है, हमें ये याद रखना चाहिए कि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो ज्यादातर द प्रोग्राम्स हैव टू कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और जबकि ये 14 फाइनेंस कमीशन ने भी ज्यादा डिवोल्यूशन दिया है स्टेट्स को, स्टेट्स का प्रेरोगेटिव होगा कि क्या क्या करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है वही वो प्रेजेंट करेंगे। और ये भी आई डोंट थिंक देयर विल बी टू मेनी रिसोर्सेज। नरेगा तो जैसे तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वहां पे होपफुली कोई कट नहीं होगा, वो 35,000 करोड़ का रहेगा। और जबकि गवर्नमेंट हैज बीन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ बफर स्टॉक फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, वो मेरे ख्याल में कोई देयर मे बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट आउट देयर। नहीं तो ज्यादा एग्रीकल्चर से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट बजट से। जी सर, मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालकर इकोनॉमिक सर्वे और बजट की उम्मीदों पर बातचीत करने के लिए। बजट के बाद आपसे फिर से बातचीत होगी और फिर जानेंगे कि आरबीआई का अगला एक्शन क्या होगा उस बजट के दम पर। लेकिन फिलहाल बाजार 145 अंकों पर है, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 45 अंकों की मजबूती। एक स्टॉक पीआई इंडस्ट्रीज जो फ्लैश आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर इस वक्त, यहाँ पर कुछ बड़े सौदे होते दिख रहे हैं, वो आपके नोटिस में ले आऊं मैं। जी हाँ, दो बड़े ट्रेड दिख रहे हैं, 515 रुपए के आसपास ये दो बड़े ट्रेड हुए। 5 लाख शेयरों का एक कारोबार, 2.25 लाख शेयरों का दूसरा ट्रेड, और कुल मिलाकर यहाँ पर जो हिस्सेदारी बदलती दिख रही है पीआई इंडस्ट्री की वो 0.5% से ज्यादा की। तो वॉल्यूम के लिहाज से एक बढ़िया एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन देख लें है या नहीं, जी नहीं, 1.25% नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पीआई इंडस्ट्री में थोड़ा कारोबार वॉल्यूम के लिहाज से, लेकिन जो एक्शन दिख रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है वायदा कारोबार के नए खिलाड़ियों में, पीसी ज्वेलर्स और इंडोकाउंट। टाटा इलेक्ट्रिक के लाल निशान में आता हुआ। बिल्कुल। तो चलिए, ये है एक्शन आज के शुरुआती कारोबार का। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। कुछ ही देर में हमारी नजरें रहने वाली है इकोनॉमिक सर्वे पर, और ये सर्वे किस तरह का असर डालेगा बाजार पर ये आपको बताएंगे। लेकिन ब्रेक के ठीक बाद कमोडिटी ओपनिंग पर होगी नजर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।